नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 दिनों तक पूरे देश में मनाया जाने वाला नवरात्र पर्व आज समाप्त हो गया है। कोरोना के बीच में पूरे देश में अलग अलग तरीके से श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व देश के हर हिस्से में बेहद अलग तरीके से मनाया जा रहा है। इस बार कोरोना की वजह से कई तरह की पाबंदियां थी और देवी मां के हर भक्त ने कोरोना के अंत की कामना भी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र की समाप्ति पर पूरे देश में अलग अलग बुराई और अहंकार के प्रतीक माने जाने वाले दशानन यानी रावण का पुतला जलाया जाता है। और अब अगले 1 घंटे हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से रावण दहन की तस्वीरें दिखाएंगे। अब हम आपको 4 अलग अलग विंडो में आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर साल 2016 की है, जब पीएम मोदी ने लखनऊ जाकर दशहरा का त्योहार मनाया था। दूसरी तस्वीर 2017 की है, जब पीएम मोदी ने दिल्ली के लाल किला से तीर चलाकर रावण का वध करते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया था। तीसरी तस्वीर 2018 की है, जब पीएम मोदी ने लवकुश रामलीला मैदान में रावण दहन किया था। उस दौरान पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए थे। चौथी तस्वीर 2019 की, जब उन्होंने 107 फीट के रावण का दहन किया। पीएम मोदी ने रामलीला के जिस मंच से रावण पर बाण चलाया उसे अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का रूप दिया गया था और इसकी भव्यता देखते ही बनती थी। वही साल पीएम मोदी ने दशहरा के मौके पर देश को अपने खास कार्यक्रम मन की बात के जरिए संबोधित किया और पूरे देश को बधाई दी। दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। तो ये तस्वीरें आपका किस तरह से देश भर में अलग अलग तरीके से रावण दहन की तैयारियां शुरू हो रही है। और जो सबसे प्रचलित थीम इस बार दिख रहा है वो है कोरोना वायरस। और इसी के मद्देनजर आपको ये तस्वीर भी दिखाई दे रही है, जिस तरह से दशानन को अभी कुछ ही सेकेंड्स में जलाया जाएगा। इस साल का रावण का दहन हर साल की तुलना में काफी अलग भी है और वो विशेष तौर पर कोविड-19 के चलते है। लगभग पिछले 8 से 9 महीने से पूरे विश्व ने इस महामारी का सामना किया और अब लोग ये कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना से छुटकारा मिले। अगले कुछ ही मिनटों में अलग अलग शहरों से आपको जो काफी विख्यात लोकेशंस हैं वहां से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से इस साल का रावण का दहन हर साल की तुलना में काफी अलग है। दरअसल हम आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस साल हमें केवल अच्छाई से बुराई पर जीत हासिल नहीं करना, बल्कि सावधानी से कोरोना रावण महामारी का सर्वनाश करना है। भारत के शूरवीरों के शौर्य से पाकिस्तान रावण का संहार करना है। वीर जवानों और मां भारती के सपूतों के बल से चीन रावण का वध करना है। सामाजिक समरसता और अच्छी सोच से असमानता रावण का भी अंत करना है। वहीं अच्छी सरकार चुनकर युवाओं को बेरोजगारी रावण का खत्म करना है। तो इससे पहले कि हम आपको बाकी लोकेशंस पर लाइव ले चले, हमारे साथ में एक पैनल जुड़ गया है। उर्वशी खोना हमारी सहयोगी मुंबई से, पवन सिन्हा जी देश के जाने माने प्रख्यात गुरु, साथ ही साथ अबू बशर भी लखनऊ से जुड़ गए हैं।
आप सभी से मैं एक एक करके चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले सबसे बेहतरीन तस्वीरें दिख रही हैं। पवन सिन्हा जी, एक ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग लोकेशंस पर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अगले कुछ ही मिनट्स में ये रावण दशानन हमें जलते हुए दिखाई देगा हर जगह से। सबसे पहले हम उर्वशी के पास चलते हैं। उर्वशी, किस तरह से तैयारी की जा रही है? जनरली हम देखते हैं कि उत्तर भारत में इसका काफी ज्यादा प्रचलन है, लेकिन मुंबई में बहुत ज्यादा इस तरह के इवेंट्स होते नहीं हैं। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें होती है, एक होता है शिवसेना की दशहरा रैली और दूसरा जो आरएसएस प्रमुख नागपुर में भाषण देते हैं उस पर। उनका दो महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं दशहरा को लेकर। क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुआ है? उर्वशी, बता दें कि रावण दहन को लेकर कोई भी ऐसा प्रोग्राम मुंबई में नहीं हुआ है। आपने बहुत ही राइट बताया, क्योंकि ये दो जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिलहाल मैं शिवसेना के दशहरे रैली में आई हूँ। मैं आपको बता दूं कि हर साल ये दशहरा रैली जो है पारंपरिक तौर पर जो है शिवाजी पार्क में होती है। ये पहली बार जो है दशहरे रैली वीर सावरकर मार्ग ऑडिटोरियम के अंदर हो रही है, जहां पे बहुत ही सीमित 50 लोगों को अलाउ किया जा रहा है और उसमें भी सिर्फ उद्धव ठाकरे की स्पीच यानी कि वो संबोधन करेंगे, उसी को लेकर जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और रावण दहन जिस तरह से हर साल का एक प्रोग्राम होता है, उनके स्पीच के बाद वो नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, मैं ऑडिटोरियम के जो एडजेसेंट एक हॉल है उधर मीडिया को सिर्फ अलाउ किया गया है, वहाँ पे भी गिन चुनकर कुछ 50 लोगों को अलाउ किया है। तो एक जो ग्रैंड रैली होती थी वो अब नहीं हुई है। दो तीन मुद्दे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल लेवल पर। एक, महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे का ये पहला संबोधन होगा दशहरे के दिन दशहरे रैली में। दशहरा रैली एक पारंपरिक तौर पर बहुत ही एक यूएस भी रहा है, जहाँ पे लाखों में हर साल लाखों की संख्या में शिव सैनिक अलग अलग जगह से आते हैं शिवाजी पार्क पर शिवसेना चीफ का भाषण सुनने के लिए। पर इस बार जो है सारी चीजें सोशल मीडिया पर होगी कोरोना के चलते, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और ऐसे में ध्यान रखते हुए एक मैसेज पहुंचाने के लिए उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि कहीं पे भी रावण दहन नहीं होगा। वहीं शिवसेना की जो पॉलिटिकल रैली है वो कैंसिल तो नहीं की, पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के जरिए हर शिव सैनिक को सुनने मिलेगी कि क्या आखिर उद्धव ठाकरे कहते हैं और संबोधित करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रैली होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार शिवसेना का ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहा है और शिवसेना की दशहरा रैली एक अंदाजा देती है कि किस तरह से आगे तक हम अगले कम से कम एक साल तक शिवसेना की जो विजन है, क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं, वो सब देखने मिलता है। और विशेष तौर पर महाराष्ट्र सरकार की आगे कुछ विजन देखने में समझ में आएगा। ऋषि और आप बाकी सभी भी हमारे साथ में बने रहिए। पवन सिन्हा जी के पास में चलते हैं। पवन सिन्हा जी, इस बार का दशहरा तो काफी ज्यादा अलग निकला, क्योंकि कोविड से जब शुरुआत हुई थी मार्च अप्रैल में, तो भारत में इस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी कि 4, 5 या फिर 6 महीने में ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। अब तो जाहिर सी बात है, दशहरा छोड़िए, अब तो दिवाली तक कम से कम कोई इससे निजात नहीं मिल रही है और ये अगले साल तक वैक्सीन बनेगी। ये किस तरह से, अगर आप देखें ग्रहों की दशा के पॉइंट ऑफ व्यू, कब तक हमें इससे निजात मिलने के चांसेस आपको लग रहे हैं? बहुत हद तक कम हो चुका है और ये धीरे धीरे बिल्कुल समाप्ति की ओर है। लेकिन एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी जब वायरस समाज में आता है तो वह एकदम नहीं जाता, अनेक वर्षों तक वह समाज में रहता है, चाहे वो डॉर्मेंट स्टेट में रहे, सुप्तावस्था में रहे, लेकिन वो रहता है। इसलिए हमें अभी लंबे समय तक फिजिकल डिस्टेंसिंग का और इम्यूनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो तय बात है। हालांकि भय जैसी चीज अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन परहेज रहना चाहिए। ग्रह दशा के अनुसार भी जाऊं तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि सितंबर
के अंत से ही कोरोना का अंत भी प्रारंभ होने लगा है। हम अपनी ग्रह दशा या हम अपने कोरोना के या अपनी बॉडी की स्टेट को यूरोप के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे समाज में सब लोगों की बहुत मेहनत से, सरकार के प्रयास से, मीडिया के प्रयास से, लोगों के प्रयास से स्थिति बहुत शीघ्र ही नियंत्रित कर ली गई है और ये मुश्किल से और 15-20 दिन बाद और कम हो जाएगी और जब धनु में सूर्य जाएगा यानी 15 दिसंबर के आसपास तो हम पूरी तरह भयमुक्त। आपका स्वागत है और अब भी हम अपने कवरेज लगातार रावण दहन में आपका स्वागत कर रहे हैं और अभी भी हमारे साथ में पवन सिन्हा जी और साथ साथ मेरे सहयोगी उर्वशी खुना भी जुड़ी हुई है लाइव। सबसे पहले पवन सिन्हा जी आपके पास में, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये काफी पॉलिटिकली एक्टिव समय है, लेकिन एक खास बात, अंडरलाइनिंग बात हमें देखने मिल रही है कि इतने पॉलिटिकली चार्ज एटमॉस्फेयर में, इतना ज्यादा जब पॉलिटिक्स काफी कुछ हो रहा है, कैंपेन हो रहे हैं बिहार को लेकर विशेष तौर पर, प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में और 2 दिन पहले भी जो उन्होंने एक एड्रेस किया था देश को, देश के नाम संदेश दिया था, उसमें भी वो राजनीति से ज्यादा काफी कुछ कोरोना वायरस से ही फोकस से रिलेटेड बातें कर रहे हैं और आज की मन की बात में भी काफी कुछ उसी पर फोकस था। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से ये संदेश है, प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश है पूरे देश को और समाज को कि त्योहार अभी कम से कम कुछ और महीने तक के लिए थोड़ा लो प्रोफाइल ही मनाएं, जैसे हर साल हर्षोल्लास से मनाते थे, इस साल उसके चांसेस कम हैं? देखिए, उनके पास 2 दायित्व हैं। एक दायित्व तो पार्टी का है, पार्टी को जिताने का है, और दूसरा दायित्व उनके पास प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री के रूप में उनको यही कहना चाहिए था जो उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उन्होंने यही कहा है कि आप त्योहारों में बहुत संभाल कर अपना कार्य करें, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें और लो प्रोफाइल रहें। ये जरूरी भी था क्योंकि इससे समाज में एक सहानुभूति की लहर आती है नायक के प्रति। ये इसलिए भी जरूरी है कि लीडरशिप में वो लोग जो वर्ज के लोग हैं, सारे बिल्कुल पॉलिटिकल लोग नहीं है, सारे लोगों की पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं होती, तो जो वर्ज के लोग हैं वो ऐसे बयानों को या ऐसे लीडर को बहुत पसंद करने लगते हैं। तो इसीलिए ये एक अच्छा मूव है, ये जरूरी मूव है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये समय ऐसा है कि
उनकी सारी मेहनत, या सरकार की मैं कहूं तो सरकार की सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है, क्योंकि अभी जो जाड़ों का समय है, त्योहारों का समय है, पोल्यूशन का समय है, अगर इसमें जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो उसमें सारी जो मेहनत की गई है मार्च 22 से अब तक, उस सब पर पानी फिर जाएगा और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए वह किसी भी विवाद से, किसी भी राजनीतिक टीका टिप्पणी से स्वयं को दूर रखते हुए सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, गाइड की तरह से, गार्जियन की तरीके से, एक प्रधानमंत्री की तरीके से, कि आप इन त्योहार में सुरक्षा बनाए रखिएगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिएगा, मास्क जरूर पहनिएगा और अंदर से एंजॉयमेंट कीजिए तो कीजिए, लेकिन बाहर सड़क पर आकर अकारण आप संक्रमित ना होएं, ना संक्रमित करें। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। और जिस तरह से गुरुजी ने बताया कि जो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक उसी का पालन करते हुए ये एक देश के नाम संदेश भी दिया था और आज भी मन की बात में इस बात पर एम्फेसाइज किया था। उर्वशी, महाराष्ट्र में भी क्या कोरोना को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, या फिर अब वो आप जो जिस लोकेशन पर हैं वहां पर तो पॉलिटिकली काफी ज्यादा चार्ज एटमॉस्फेयर होगा, काफी ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चल रही है और अब तो चरम पर है? जी, पॉलिटिकल एक्टिविटी नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है और दिखाई दे रही है, पर हाँ, कोरोना को कहीं पे भी गवर्नमेंट ने जो है साइडलाइन नहीं किया है और इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि कहीं पे भी और किसी भी तरह से जो है अगर कोई गैदरिंग हो रही है तो अलाउड नहीं है, फिर क्यों ना वो रिलीजियस गैदरिंग हो या पॉलिटिकल रैलीज हो, पॉलिटिकल गैदरिंग हो, तो ये सारे जो गैदरिंग्स है वो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया और इसीलिए आज जो है मुंबई और महाराष्ट्र में कहीं पे भी रावण दहन का एक दो जो जगह है जहाँ पे बहुत ही बड़े ऐसे प्रोग्राम होते हैं वो हुए नहीं है। और वहीं दशहरा रैली जो कि शिवसेना की एक एनुअल रैली होती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रैली होती है, ये इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे पहली बार शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे। बाला साहब ठाकरे ये जो है पिछले कई सालों से चलाते आ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे स्पीचेस देते थे, उद्धव ठाकरे ने भी कई स्पीचेस दी हैं पास्ट में बाला साहब ठाकरे के बाद, पर इस बार जो है उद्धव ठाकरे एक मुख्यमंत्री बनकर, और शिवसेना के चीफ तो है पर मुख्यमंत्री बनकर संबोधित करेंगे। उर्वशी, जब बाला साहब ठाकरे शिवसेना को लीड करते थे तब वो दौर था कि इस दशहरा रैली की सबको, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इसकी वेट करते थे कि कब बाला साहब ठाकरे आएंगे और दशहरा रैली में बोलेंगे, क्योंकि वो जब बोलते थे तो उसका असर कई हफ्तों और कई दिनों तक और केवल मुंबई महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में पड़ता था। क्या अब भी वो चाम है, क्या अब भी वो इंतजार है कि अब उद्धव ठाकरे बोलेंगे और वो इतना लंबा और इतना गहरा असर छोड़ेंगे? और उसके बाद जब रावण का दहन हुआ उस दौरान भी खास ये भी रहा कि इस बार पहली बार। जी उर्वशी, गो अहेड, आपसे प्रश्न था। बाला साहब ठाकरे जब बात करते थे या जब वो संबोधित करते थे दशहरा रैली को, तब लाखों की संख्या में शिव सैनिक शिवाजी पार्क पर जमा होते थे। शेर का गरजना ये पूरे भारत देश में दिखाई देता था। हर किसी की आंख रहती थी कि किस तरह से शेर गरजेगा और क्या कहेगा शेर। इस बार जब उद्धव ठाकरे बात कर रहे हैं तो दो रोल में बात कर रहे हैं, तो इस बार भी इसलिए आंखें टिकी हुई है क्योंकि ये बीजेपी के अपोज में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर जो महाविकास आघाड़ी बनाई है, ये अपने आप में एक बहुत ही अलग लेवल पर बनी है। ना कभी ऐसे बनी थी और ना कभी ऐसे दिखाई दी है। तो ऐसे जब ये सरकार बनी है तो इस बार क्या बोलना है सरकार का और मुख्यमंत्री और शिवसेना चीफ को लेकर उद्धव ठाकरे का, ये देखना बहुत ही जरूरी है। खिटपिट पिछले कई दिनों से दिखाई दे रही है, महाविकास आघाड़ी में खुद में भी खिटपिट दिखाई दे रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो विश्वास देते हैं कि वो 5 साल चलाएंगे। वहीं
बीजेपी ये बरकरार रखती है कि ये 5 साल सरकार नहीं चल सकती। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कह रही थी कि किस तरह से वीर सावरकर के ऑडिटोरियम में ये दशहरे रैली को संबोधित करेंगे उद्धव ठाकरे, तो ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वीर सावरकर जिनका विरोध हमेशा से कांग्रेस ने किया है, पास्ट में राहुल गांधी ने भी वीर सावरकर को लेकर कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जिससे वीर सावरकर के खुद के जो ग्रैंडसन है उन्हें जो है बुरा लगा है। उन्होंने ये भी कहा था कि उद्धव ठाकरे को इस पर बात करनी चाहिए, पर उद्धव ठाकरे ने कहीं पे भी इसको लेकर बात भी नहीं की क्योंकि वो महाविकास आघाड़ी से जुड़े हुए थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने के लिए जो है कि किस तरह से कांग्रेस के सपोर्ट में होकर भी वीर सावरकर ऑडिटोरियम में ये दशहरा रैली को संबोधित करेंगे, यानी कि हिंदुत्व को ये बरकरार रख रहे हैं। ऐसे सेना का एक हम कह सकते हैं कि उनकी वाइब्स ये देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल वो कोशिश की गई है, देखना होगा इसका कितना असर होगा। अब हम दिल्ली से सटे नोएडा चलते हैं। ललित मोहन हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। ललित, वहां पर दशहरा सेलिब्रेशन कैसे किया जा रहा है? कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं? मनाया जाता है, रामलीला होती है बाकायदा, लेकिन इस वर्ष जो है कोविड-19 के चक्कर में जो है यहाँ पर रामलीला को कैंसिल कर दिया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो आप सामने देख रहे हैं 80 करीब फीट के जो यहाँ रावण हुआ करता था, मेघनाथ, और ये जो पुतले हैं ये 80 और 90 फीट के करीब हुआ करते थे। लेकिन आज जो स्थिति है वो 20 फीट की रह गई है और 15-15 फीट की जो है रह चुकी है स्थिति। यहाँ पे एक मेला हुआ करता था, जो यहाँ झूले और तमाम चीजें हुआ करती थी, जो भीड़ होती थी वो देखने को यहाँ मिला करती थी। अब फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं की गई हैं। और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में जो है यहाँ के जो सांसद हैं और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो आने वाले हैं। अभी जो है महिला आयोग की जो है यहाँ पर जो अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष है, वो यहाँ पर आई हैं और अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ के विधायक जो है वो भी यहाँ आने वाले हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो यहाँ अध्यक्ष हैं जो महिला आयोग की, वो क्या कहना चाहती हैं इस कोविड-19 के दशहरे को लेकर। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत पवित्र त्योहार है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो मर्यादाएं स्थापित की हैं वो हम सबके लिए आदर्श हैं और हम सबको उनका पालन करना चाहिए। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। रावण का जलने का अर्थ है कि बुराई को खत्म करना, अच्छाई को सामने लाना, यही इस त्योहार का संदेश है। आज चूंकि कोरोना महामारी फैली हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर, नहीं तो यहाँ लाखों की भीड़ हुआ करती थी, आज कुछ लोग ही हैं और ये प्रतीक रूप में सिर्फ दहन हो रहा पुतलों का, क्योंकि रामलीला हुई नहीं है। लेकिन चलिए, इस साल अगर ऐसा है तो अगले साल हो सकता है बहुत अच्छा। हम लोग भी बचपन में मनाया करते थे, हम लोगों को भी ये रहता था कि रामलीला आएगी, वहाँ जाएंगे, मेले में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी आम जो लोग हैं, जो कुछ लोगों का ऐसा भी देखा गया, उनके दिल में कहीं ना कहीं ऐसा मलाल तो है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, बहुत मलाल है ऐसे लोगों को, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो कहीं जाएं भी तो 2 गज दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और नहीं तो अपने घर में बैठकर टीवी में रामलीला को देखें। टीवी में प्रसारण बराबर हो रहा है, अयोध्या से भी हो रहा है, सब जगह से हो रहा है, वहाँ देखें। जी ललित, उसको बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया उन्होंने। और ये चीज न केवल अब दशहरा में बल्कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन सब में फॉलो करने की जरूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार इसका रिमाइंडर दे रहे हैं, चाहे वो मन की बात हो या फिर देश के नाम संदेश हो। साथ ही साथ पॉलिटिकल रैलीज में भी सरकार की तरफ से ये लगातार अपील की जा रही है। पवन सिन्हा जी, इस बार जिस तरह से हमने देखा कि काफी कुछ ग्रहों की दिशा ठीक नहीं रही, केवल देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, विशेष तौर पर कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर हम ऐसे में देखें तो जो हिंदू मेन फेस्टिवल सीजन है, चाहे वो नवरात्रि है जो कि खत्म हुई आज, फिर दशहरा भी चल रहा है, दिवाली भी आने वाली है, क्या ये फेस्टिवल्स किसी तरह की उम्मीद जगा सकते हैं लोगों में कि ग्रहों की दशा बेहतर होगी और कोविड पॉइंट ऑफ व्यू अगले 1 महीने में जब दिवाली आने वाला है तो लोग यही स्थिति बनाए रखेंगे? दिवाली भी इसी तरह से काफी लो प्रोफाइल चलती रहेगी? मैं इसको
3 हिस्सों में बांटकर देखता हूं। एक तो ज्योतिष का हिस्सा है। अभी स्थिति लगभग वैसी ही रहेगी, अभी उसमें कोई एकदम बहुत तेजी आने वाली नहीं है, धीरे धीरे सुधार होता रहेगा, लेकिन सकारात्मक है। दूसरा जो मैं इसे देखता हूं, इसे मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखता हूं, अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो समय है, इसमें हम मार्केट को रीगेन करने की कोशिश शुरू कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि मार्केट यदि उतना ही कमजोर पड़ा रह गया जितना अभी ये है, और वो भी दीपावली पर, तो उसका इम्पैक्ट कम से कम मार्च तक तो रहेगा ही रहेगा। तीसरी चीज, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं कि मन में जो डिप्रेशन आ गया है लोगों के, थकने लगे हैं लोग, ऊब रहे हैं, अवसादग्रस्त हो रहे, इन लोगों को उत्साह बढ़ाने का मौका मिलेगा। त्योहार बड़े जरूरी होते हैं। अब एक अलग सी सुगंध होती है भारत के त्योहारों में। हम अपने देवताओं के साथ नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बाजार घूमते हैं, एक अलग छटा होती है, घर में एक अलग किस्म का आह्लाद होता है। तो ये तीनों चीजों में इंप्रूवमेंट होगा, इसीलिए ये त्योहार जरूर मनाने हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमें फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से करना है, और अपनी इम्यूनिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और अगले कई आने वाले महीनों तक भी, कम से कम दिसंबर तक इसी को फॉलो करते रहना पड़ेगा। उर्वशी, क्या केवल शिवसेना की जो दशहरा रैली है उसी पर नजर है, या फिर जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी किसी तरह का आयोजन किया गया है दशहरा में? क्योंकि गुड़ी पाड़वा जो कि मराठी, जहाँ का मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र में काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी कुछ तैयारी की गई। हम आपको बता दें कि गुड़ी पाड़वा एक बहुत ही लो अफेयर रहा है महाराष्ट्र में, और जो इस साल का भी जो गुड़ी पाड़वा गया, आने वाले गुड़ी जो दिल्ली की दिवाली की जो चीजें होंगी वो देखने की होगी, पर इसके पहले जो गुड़ी पाड़वा गया वो जाहिर सी बात है बहुत ही एक लो अफेयर था, क्योंकि कोरोना के नंबर्स का संक्रमण बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था, कोरोना का संक्रमण बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। अगर हम दूसरे पक्षों की बात करें तो आज केवल सिर्फ शिवसेना की ये रैली है, एक एनुअल रैली जो कई सालों से चलते आ रही है, पारंपरिक रैली है, उसे एक फॉलो पहले सबसे पहले तो ये होने नहीं वाली थी, पर क्योंकि शिवसेना के लिए एज अ पार्टी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहा है, और इस बार क्योंकि शिवसेना की खुद की गवर्नमेंट है और वो लीड करती है, तो इसलिए इस बार का एड्रेस ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं बाजू के स्वतंत्र वीर सावरकर इस ऑडिटोरियम में, और लगभग एक कैमरामैन को जरा कहिए कि पैन करके दिखाए, ताकि हमारे दर्शकों को देश भर में दिखाई दे कि वहां पर किस तरह से तैयारी की जा रही है और क्या कुछ किया जा रहा है। थोड़ा पैन करके अगर आप दिखाएं तो हम फुल स्क्रीन पर उसे कट कर पाएंगे। हम आपको बता दें, जी बिल्कुल, कैमरामैन विष्णु आपको यहाँ के नज़ारे दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये एक मीडिया के लिए एक अलग यहाँ पे ये आयोजन किया गया है, एक सेटअप बनाया गया है। अदरवाइज अगर हम बता दें आपको तो ये वीर स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम में जो है वहाँ पे ये दशहरा रैली संबोधित की जाएगी। पार्टी की दशहरा रैली जो पारंपरिक रूप से शिवाजी पार्क के मैदान पर होती आई है, वो इस बार जो है कहीं न कहीं कोविड-19 के सुरक्षा और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है कि ये एक ऑडिटोरियम में किया जाएगा। वीर सावरकर ऑडिटोरियम में ये किया गया है, और वहीं ये रैली अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले इसलिए भी करती है क्योंकि महाराष्ट्र में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जो है एक सारे जो अलग अलग रैलीज है वो कैंसिल कर दिए गए,
पर शिवसेना जो कि गवर्नमेंट को रूल करती है वो किस तरह से ये रैली कर रही है उस पर भी बहुत ही नजर थी लोगों की। इनफैक्ट संजय राउत ने स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि जिस तरह से बिहार में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर रैली कर सकते हैं तो महाराष्ट्र में यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्यों नहीं। पर हाँ, कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा अफेयर नहीं रहा है। 50 लोगों को अलाउ किया गया है, 50 लोग जो वो ऑडिटोरियम में एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे रहेंगे और वहीं ये 50 लोग यहाँ पे जो पत्रकारों को अलाउ किया गया। बाकी सारे शिव सैनिकों को सोशल मीडिया के जरिए जो है ये रैली सुनने मिलेगी। उद्धव ठाकरे का संबोधन क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा, क्योंकि हर साल हिंदुत्व ये मुद्दा हमेशा से रहा है पूरे ठाकरे परिवार के लिए, शिवसेना के लिए। तो इस बार क्योंकि वो कांग्रेस से हाथ जोड़कर गवर्नमेंट चला रहे हैं तो हिंदुत्व के मुद्दे को किस तरह से उठाएंगे ये अपने आप में बात बहुत बड़ी होगी। और दूसरी ओर एक इम्पॉर्टेंट चीज, हमेशा से हर दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने बात कही है कि राम मंदिर जरूर बनाएंगे अयोध्या में, पर कब बनाएंगे इसकी तारीख कभी नहीं बताएंगे। तो इस बार उनके पास ये जवाब भी मिल गया है कि किस तरह से राम मंदिर को लेकर जो एक इनिशिएटेड वर्क स्टार्ट हो गया वहां पे अयोध्या में, तो उसको लेकर एक जवाब मिला। तो इस बार उद्धव ठाकरे क्या बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे, हर किसी की नजर उस पर टिकी है। सबकी नज़र है और क्योंकि विशेष तौर पर मुख्यमंत्री होने के नाते ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देंगे, क्योंकि आगे जो कुछ पॉलिटिकल विजन है, जिस तरह से कयास लगाए जाते हैं कि ज़्यादा दिन ये तिपैया सरकार चल नहीं पाएगी, ऐसे में उद्धव ठाकरे कितने कॉन्फिडेंस में हैं, साथ ही साथ उनकी सरकार कितनी कॉन्फिडेंट है विशेष तौर पर एनसीपी और कांग्रेस को लेकर, इसका भी एक अंदाज़ा देखने मिलेगा जिस तरह से उद्धव ठाकरे कहेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ पर कवर किया हूँ कई सालों तक, वो बात तो नहीं रहती है जो बाला साहब ठाकरे के समय हुआ करती थी। जब वो आते थे बोलने के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में, तो एक लिटरली जिसे कहते हैं कि शेर की दहाड़ होती थी और पूरा देश उसे सुनता था। लेकिन अब जाहिर सी बात है, नेशनल लेवल पर नहीं तो कम से कम स्टेट लेवल पर उद्धव ठाकरे आ गए हैं, उद्धव ठाकरे आ गए होगी और उद्धव ठाकरे अभी आ गए हैं और कुछ ही समय में वो इस रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन इससे पहले नोएडा में महेश शर्मा, पूर्व मंत्री और सांसद, भी नोएडा में लोकेशन पर आ गए हैं, कुछ कह रहे हैं, उनसे सुनते हैं। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा सैकड़ों वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं। हमारी भारत की संस्कृति, भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है हमारे त्यौहार, और हम सब धर्म सारी जाति बिरादरियों के से ऊपर उठकर भाईचारे के भाव से, समरसता के भाव से हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। आज इस त्यौहार के मौके पर एक ऐसा संकट काल जो सैकड़ों साल बाद आया है, कोरोना महाकाल के अंदर, हमारे जीवन में तो हमने पहले बार ऐसा देखा है, वरना इसी मैदान के अंदर 1.5 लाख लोगों की भीड़ जुटती थी, कंधे से कंधे टकराते थे। और आज मैं समझता हूं कि उस सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि आखिरकार हम जब तक दवाई नहीं तब तक कोई कोताही नहीं, जब तक कोई ढिलाई नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर टेम्परेचर चेक करने से लेकर सैनिटाइजर के उपयोग से लेकर सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। संख्या भी हम देख रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से सभी शहर की संस्थाओं के प्रतिनिधि रूप यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं आह्वान करता हूं देश की जनता से कि हम अपने त्यौहार मनाएं, खुशी से मनाएं, जोश से मनाएं, लेकिन इस कोरोना काल में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर जो फैसला लिया, आज जिसके कारण देश इस महामारी से हो सकते थे जो और कुछ ज़्यादा हो सकता था, उससे देश को बचा लिया है। मृत्यु दर आज अगर हम देखें तो विश्व के अंदर मृत्यु दर हमारी सबसे कम है, रिकवरी रेट सबसे अच्छा हो गया है, और सही समय पर सही फैसला लेकर आज देश प्रगति पथ पर आगे है। अब अनलॉक की प्रक्रिया हो गई है, लेकिन एक पेशे से डॉक्टर होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं देश की जनता, क्षेत्र की जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि अभी कोरोना से बचें, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, ध्यान रखें इस बात का। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान किया है उसको हम मानें। तो आपने महेश शर्मा को सुना। अब उर्वशी के पास चलते हैं लाइव, क्योंकि वहां पर उद्धव ठाकरे अब कुछ ही मिनटों में दशहरा रैली को संबोधित करेंगे।
उर्वशी, कितना समय बचा है? कोई एग्जैक्ट टाइम जब उद्धव ठाकरे संबोधन शुरू करेंगे? क्योंकि अब वहां पर तैयारी तो पूरी लग रही है, उद्धव ठाकरे वेन्यू पर आ भी गए हैं। कितने समय में उनका भाषण शुरू होगा? जी, मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर में जो है ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो पहले कुछ एक पारंपरिक जो प्रोग्राम्स है वो स्टार्ट होंगे। उसके बाद संजय राउत यानी कि जो माने जाते हैं अपने खुद के एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि डिफिकल्ट वर्ड्स में, वॉर ऑफ वर्ड्स में हमेशा जो अटके दिखाई देते हैं, वो संजय राउत इनका भाषण होगा जो एवरी ईयर हमेशा होता है। सारे जो सीनियर शिव सैनिक लीडर्स है वो भी भाषण देते हैं। तो और उसके बाद जो उद्धव ठाकरे इनका रैली उनकी स्पीच जो है स्टार्ट होगी, ये एक्सपेक्टेड है। आप संजय राउत क्या कह रहे हैं, उनकी स्पीच के पॉइंटर्स भी हम और खास बातें दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम नोएडा चलते हैं हमारे सहयोगी ललित मोहन के पास में, जहां पर वो लाइव कवर कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर दशहरा मनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है काफी ज्यादा लो प्रोफाइल है। रामलीला वाली वो पहले वाली बात नहीं है, वो मेले वाली बात नहीं है, ना ही जो दशहरण का इतना बड़ा पुतला किया जाता था वो भी नहीं है। ललित, महेश शर्मा जी का कहना है साफ साफ कि इस बार कोविड के मद्देनजर काफी लो प्रोफाइल किया गया है और लोग भी नहीं आए, लेकिन परंपरा बनाए रखनी जरूरी है। जी बिल्कुल, अभी हमारे दर्शकों ने खुद इस बात को सुना जिस तरीके से हमारे सांसद जी ने कहा है, और इस समय जो है यहाँ पर जो हमारे विधायक हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सांसद जी का सीधा ही खुद स्पष्ट रूप से ये कहना था कि जब यहाँ पर जो कार्यक्रमों का जो आयोजन हुआ करता था तो इतनी भीड़ उस समय हुआ करती थी कि कंधे से कंधा भी टकराता था, वो खुद कई बार भीड़ में फंस जाते थे। तो वो चीज़ें आज कहीं ना कहीं जो देश के हमारे प्रधानमंत्री माननीय जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने जो कहा है उसका खासतौर से यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरीके से 2 गज की दूरी जो है होना बहुत जरूरी है। फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक साइड से फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उन चीज़ों का जो है यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। तमाम जो है तमाम जो ऐसे गणमान्य लोग हैं जो तमाम उनको जो इनवाइट किया है वो भी एक लिमिटेशन के अंदर जो है वो किया गया है। और जो क्योंकि लीडर्स होते हैं चाहे वो सामाजिक हो या फिर जब यहाँ जब आयोजन हुआ करते थे तो यहाँ पैर रखने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। काफी एग्जाम्पल लोग भी फॉलो करते हैं। और अब हम मुंबई एक बार चेक करेंगे कि क्या दशहरा रैली की जो स्पीच है उद्धव ठाकरे की वो शुरू होने वाली है या नहीं। कुछ समय लगेगा, उससे पहले हम पवन सिन्हा जी के पास में चलते हैं। पवन सिन्हा जी, एक अंडरलाइनिंग बात हमें देखने मिली, चाहे आप देश के जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी के सीएम हो, उनके लीडर्स हो या नहीं, आप किसी वैचारिक मतभेद वाले भी पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, लेकिन देश में हर सरकार ने, हर पार्टी ने लगभग जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो किया है। तो ये चाहे वो नवरात्रि हो, कलकत्ता की नवरात्रि हो या फिर मुंबई में या फिर गुजरात में गरबा वाली नवरात्रि हो, ये सब कुछ हर जगह पर देखने मिला। परंपरा अभी भी जिंदा रखी जा रही है, एक सिंबॉलिक तौर पर ऑर्गेनाइज जरूर किया गया है, लेकिन देश के हर पार्टी ने, हर राज्य ने और लगभग हर व्यक्ति ने इसे फॉलो किया है। पवन सिन्हा जी। अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, क्योंकि सरकारों ने भी उसी प्रोटोकॉल का पालन किया है और उसके साथ साथ लोगों ने भी बाई एंड लार्ज उसका पालन किया है, यदि भी सब नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ठीक नहीं भी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस ओर इंगित किया था अभी जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। सब लोगों को करना होगा, क्योंकि एक बीमार पड़ता है तो वो बाकियों के लिए भी परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन फिर भी ये प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि जनता का स्वास्थ्य किसी भी राजनीति से ऊपर है, किसी भी विचारधारा से ऊपर है, कि यहां तक कि मैं कहूंगा कि वह धार्मिक विचारधारा से ऊपर है। तो ये पालन होना चाहिए और अभी 18 नवंबर तक का समय है, बहुत ध्यान से सभी लोग अपना कार्य करें तो निश्चित रूप से सुरक्षित भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, आनंद भी करेंगे। बिल्कुल, और ये केवल आपके और किसी एक इंडिविजुअल की सुरक्षा के लिए नहीं है। अगर
आप और हम सब फॉलो करेंगे इसे, तो जो बाकी आसपास के परिवार और आपके कॉलीग्स हैं, जो बाकी लोग हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगा। मुंबई चलते हैं, काफी कुछ गतिविधि हो रही है वहां पर। उर्वशी, क्या कुछ हो रहा है वहां पर?